आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा, आचार्य। विषय अनुभूति का आधारभूत तत्व आत्मसत्ता। आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। आइए पृष्ठ 16 से। मित्रों, ज्ञान का अस्तित्व ज्ञाता की सत्ता के भीतर ही होता है। हम जो कुछ जितनी दूर तक देख सुन सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, वह सब आत्मसत्ता का ही क्षेत्र होता है। आत्मेत्तर का अनुभव असंभव है, अतः संपूर्ण अनुभव आत्म तत्व की ही बहुरंगी झांकियां हैं। आत्म चेतना का जैसा स्तर एवं स्वरूप होता है, उसके ही अनुरूप दृश्य, श्रव्य, स्पर्श जगत का अनुभव होता रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जगत की स्वयं में कोई सत्ता नहीं। वह निश्चित ही है। जो लोग यह कहते हैं कि जगत की कोई सत्ता ही नहीं, उन्हें फिर आत्मसत्ता को ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आत्मसत्ता ही तो जगत का अनुभव करती है। जगत की सत्ता को अस्वीकार करना ऐसा ही है जैसे नित्य रात्रि को स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह कहे कि स्वप्न की कोई सत्ता ही नहीं। बिना सत्ता के अनुभूत असंभव है। हाँ, यह जरूर है कि आत्मचेतना के स्तर के अनुसार अनुभूति का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। एक बच्चे के लिए स्वप्न भी उतना ही यथार्थ है जितना जागृत के अनुभव। सामान्य वयस्क व्यक्ति स्वप्न के यथार्थ से दिन के या जागृत काल के यथार्थ को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मनोवैज्ञानिक स्वप्नों को भी यथार्थ का ही अंग मानते हैं। हाँ, उनका यथार्थ जागृत दशा के यथार्थ से भिन्न होता है। यह वे अवश्य मानते हैं। इस अंतर को समझते हुए वे स्वप्न की अनुभूतियों का इस प्रकार लाभ उठा लेते हैं कि वह जागृत काल के यथार्थ को संवारने, संतुलित बनाने में सहायक बन जाता है। स्वप्न प्रतीकों, स्वप्न संकेतों की भाषा एवं अर्थ समझकर वे उस प्रकाश में अपने जागृत समय के आचरण में वांछित हेरफेर कर लेते हैं। इसी प्रकार जागृत काल की दिनचर्या में संशोधन, परिवर्धन करने पर स्वप्नों के स्वरूप में भी परिवर्तन आ सकता है। यह भी वे जानते हैं और ऐसा ही करते हैं। मित्रों, एक गंभीर मनोवैज्ञानिक के लिए जागृति एवं स्वप्न दोनों की ही अनुभूतियां अपने अपने ढंग से यथार्थ ही हैं। आत्मवैज्ञानिक, तत्वज्ञ, दार्शनिक इस यथार्थ जगत को भी स्वप्न ही मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यथार्थ जगत की जो अनुभूति व्यष्टि चेतना की सामान्य स्थिति में होती है, वह दृष्टा की चेतना के स्वरूप पर ही आधारित है, उससे भिन्न नहीं। अपने निरपेक्ष स्वरूप में जगत मात्र सत का, विराट सत्ता का अंग है, किंतु प्रत्येक प्राणी को उसकी सापेक्ष अनुभूति ही होती है, और यह सापेक्ष अनुभूति वस्तुतः स्वप्न तुल्य यथार्थ ही होती है। आधुनिकतम वैज्ञानिक अन्वेषण भी इसी निष्कर्ष तक आ पहुंचे हैं। आधुनिक वैज्ञानिक का यह सर्वमान्य निष्कर्ष है कि आकर्षक रंगों की
सम्मोहक सौंदर्य की, चित्ताकर्षक ध्वनियों की, परिव्यात प्रकाश की, तापमयी उष्मा की, सुहावने संगीत की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वे तरंगों और गतियों के भिन्न भिन्न क्रमों में समुच्चय मात्र हैं। उष्मा क्या है? वातावरण की तरंगों का संघात। प्रकाश एवं वर्ण ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विभिन्न फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ के अलग अलग सेट ही तो हैं। और क्या? प्रत्येक रंग प्रकाश खंड में कुछ निश्चित फ्रीक्वेंसी तथा वेवलेंथ की तरंगों का परिणाम है। प्रख्यात वैज्ञानिक एंडगटन के अनुसार तरंग यथार्थ है और जो रंग हम देखते हैं वह हमारी दिमागी बनावट है। इस प्रकार जगत का यथार्थ निरपेक्ष रूप में मात्र है, अस्ति ही। किंतु वस्तु सत्य के रूप में हम जो भी अनुभव करते हैं वह हमारा ही आत्मपरक सृजन है। हमारी जो अनुभूतियां क्षमताएं हैं उनके अपने ढांचे और स्तर के ही अनुसार हमें वस्तु सत्य का अनुभव होता है। तनिक हम कल्पना करें कि यदि विश्व का कोई भी चेतन प्राणी 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक की भी शक्ति से समर्थ न होता, यानी किसी में भी देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्शानुभव करने और स्वाद ले सकने की ऐन्द्रिक क्षमताएं न होती, तब यह शेष संसार रहता तो ऐसे ही। किंतु इसकी विविध रूपाकृतियों, विविध गंधों का, नाना स्वादों का, ध्वनियों का एवं संगीत का क्या अनुभव होता है और क्या प्रमाण होता है? वस्तु सत्ता। वस्तु सत्ता तो तब भी होती, किंतु अनुभूतियों का वर्तमान स्वरूप तब कदाप कहाँ होता ही नहीं, कहीं होता ही नहीं, कहीं नहीं होता। हम वस्तु के साथ वस्तु सत्य को जब भी देखते या उसका अनुभव करते हैं, उसमें हमारे अपने संस्कार, अपने पूर्व संचित संवेदन और उनकी क्षमता, विशेष झुकाव, विशेष का भी प्रभाव घुला मिला रहता है, क्योंकि हम चेतन दर्शक, चेतन भोक्ता हैं। कैमरे की देखने की क्रिया और चेतन प्राणी की देखने की क्रिया में भेद चेतना की उपस्थित से ही होता है। नेत्र से भी किसी प्रकाशित वस्तु को उस वस्तु से विकीर्ण प्रकाश की किरणों के द्वारा ही देखा जाता है। वे ही प्रकाश किरणें पुतलियों में प्रविष्ट होती हैं और नेत्र वीक्ष उसके द्वारा नेत्र पटल पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किंतु इससे आगे की क्रिया कैमरे की क्रिया से बिल्कुल भिन्न है। नेत्र पटल पर उभरे प्रतिबिंबों का प्रभाव संवेदन नाड़ियों मस्तिष्क तक ले जाती हैं। संवेदन नाड़ियां भी हैं हमारे अंदर, वो मस्तिष्क तक ले जाती हैं उसकी प्रतिक्रिया। वहीं संचित बोध अनुभवों के आधार पर वस्तु के स्वरूप के अनुभव के साथ ही उसके प्रति संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएं भी उत्पन्न होती हैं। सुंदर प्रीतिकर दृश्यों से प्रसन्नता, उल्लास की, अभिरुचिकर दृश्यों से जुगुप्सा, अप्रसन्नता, कष्ट की सामान्य अनुभव से सर्वथा भिन्न दृश्यों से विस्मय की और आत्मसत्ता के द्वारा अपने लिए अनुकूल मानी गई परिस्थितियों को क्षति पहुंचा सकने का संकेत देने वाले या उनकी स्मृति उभारने वाले दृश्यों से भय की अनुभूतियां होती हैं। इन अनुभूतियों के समय मस्तिष्क की कोशिकाओं में या मज्जागत पदार्थ में किस तरह के कंपन होते हैं,
इसका यदि भौतिकी या रसायनशाला की दृष्टि से अध्ययन विश्लेषण कर भी लिया जाए तो भी उस विश्लेषणात्मक अध्ययन की तुलना उस समय की वास्तविक मानसिक अनुभूति से पूरी तरह नहीं की जा सकती। भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन से यथार्थ मानसिक अनुभूतियों का संकेत मात्र ही हो सकता है। वह अध्ययन वास्तविक अनुभूतियों के समतुल्य कभी भी नहीं हो सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि वस्तु की जो अनुभूति है वह मूलतः व्यक्ति चेतना की स्वतः की क्रिया विशेष है। वस्तु सत्ता की निरपेक्ष अनुभूति चेतन व्यक्ति को नहीं हो पाती। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे पढ़ के बताएंगे। ओम शांति।